Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। आप लोग जानते हैं कि रिसेंट अभी जो रिसर्चेज हैं उसमें ये बात बताई गई है कि अगर 7 कपल हैं, किसी जगह पर अगर 7 लोग हैं तो उनमें से एक ऐसा आदमी आपको मिलेगा ज़रूर जो इनफर्टाइल होगा। 7 कपल में से एक कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है आजकल। ये बात अभी तक ये रिसर्च में साबित हो चुकी है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स जो है वो कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और कितना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये होता जा रहा है। ये बात भी आप लोगों को पता है कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी जो है आम तौर पे अब बिल्कुल इक्वल होने लगी है। पहले ये इंसिडेंट्स जो है फ़ीमेल में ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आजकल मेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये मेल फीमेल इनफर्टिलिटी का जो रेशियो है वो तकरीबन 50-50% होने लगा है। तो जिस तरीके से एक कपल 7 में से एक कपल जो है इनफर्टाइल है, तो उसमें हो सकता है कि वो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो और ऐसा भी हो सकता है कि फ़ीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स और साइन के बारे में, कुछ ऐसी ख़ास अलामतों के बारे में कि अगर मेल इनफर्टिलिटी होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर वो ख़ास अलामतें आम तौर पे देखने को मिल जाया करती हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी के कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते, इनफर्टिलिटी के कोई ख़ास इतने ऐसे अलामत नहीं होते हैं कि हम बिल्कुल की पॉइंट बता दें आप लोगों को कि ये इसकी ख़ास अलामत होती हैं। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पर कुछ चीज़ें बेस्ड हैं। कुछ चीज़ें जब हम अपने पेशेंट में देखते हैं, जब यहाँ पर विज़िट करते हैं, बहुत मरतबा आप लोगों ने देखा होगा कि जब 1 साल तकरीबन शादी को हो जाता है और वाइफ उनकी प्रेग्नेंट नहीं होती हैं और वो पेशेंट हमारे पास सेक्सुअल जो है डिसऑर्डर्स के लिए विज़िट करते हैं, सेक्सुअली ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं, तो उनकी हिस्ट्री लेने के बाद हम उनको सीमेन एनालिसिस ज़रूर एडवाइज़ किया करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये भी करा लेना ताकि कंफर्म किया जा सके कि कहीं कोई ऐसा इशू आपके अंदर तो नहीं है कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाए, या आपके अंदर इनफर्टिलिटी अगर ऑलरेडी हो लेकिन हमें पता ना हो। जो हमारे पेशेंट हैं देख रहे होंगे तो अक्सर उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम ऐसे पेशेंट को आम तौर पे सीमेन एनालिसिस हम एडवाइस करते ही करते हैं और उनमें से बहुत मर्तबा जो है जो उनकी हिस्ट्री होती है, जो उसके सिम्टम्स होते हैं, उसको हम डायग्नोज पहले ही से ये हमारा माइंडसेट हो जाता है कि इसके अंदर इनफर्टिलिटी होगी। और जब हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो कोई ना कोई इशू आम तौर पे हमें मिल भी जाता है कि हाँ, ये परेशानी इसके अंदर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन ख़ास चीज़ों के बारे में कि अगर आपको ऐसा आपको चेंजेस आपके अंदर दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना है और प्रॉपर वे में जो इनका ट्रीटमेंट होता है आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है कि जिनको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया होता है, देखिए कनेक्शन भी हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सिम्टम्स आमतौर पर बॉडी में आते क्यों हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस का, हमारे यहाँ बेड लाइफ स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है कि उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता है, आपका रहना सहना अच्छा नहीं होता है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं होता है, आपका जगना सोना टाइम पे नहीं होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर आते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, दूसरे दीगर जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे, प्रोलैक्टिन आपका हाई हो जाएगा, LH-FSH आपका हाई हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आपकी बॉडी में आएंगे। वो तो जाहिर सी बात है, वो सिम्टम्स में भी आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ में जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, वो भी कहीं ना कहीं आपका सप्रेस होने लगेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि स्पर्म काउंट आपका कम होने लगेगा। तो ये एक साइन और सिम्टम आपका जुड़ा हुआ है किससे? आपके हार्मोनल चेंजेस से। जब आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो फिर इससे क्या होगा? बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्या? सेक्सुअली जो है बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, है ना। आपकी जो है सेक्सुअल लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी। क्या क्या हो जाएगा उसमें
इजाकुलेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, आसानी से इजाकुलेशन नहीं होगा, सीमेन बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा, जिसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पानी की तरह बिल्कुल वाटरी आएगा, जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं। इरेक्शन को मेंटेन रखने में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। वो आएंगे किसके इलाज के लिए? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। कहेंगे डॉक्टर साहब पिछले 4-5 महीनों से हमारे यहाँ हमें जो है बहुत परेशानी हो रही है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्शन आता है फ़ौरन ही चला जाता है, रुकता नहीं है, ये कंप्लेंट लेकर आएंगे। अब इस कंप्लेंट से ही हमें आइडिया होता है कि यार कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसा इशू तो नहीं है कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाए। तो फिर हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं और बहुत मर्तबा मिलता है क्या कि उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कम हुआ, स्पर्म काउंट कम हुआ और बहुत सारे इश्यूज़ उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आप लोगों को, अगर आप डॉक्टर हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें बिल्कुल हमारे होश बिल्कुल हाजिर होने चाहिए और पेशेंट क्या कह रहा है उसकी एक एक उसके जो अल्फाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको समझना, उसको कोरिलेट करना, वो जो कंप्लेंट बता रहा है उस कंप्लेंट को कोरिलेट करना कि हाँ किस वजह से इसको ये हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको जब तक ये प्रॉपर हिस्ट्री आप नहीं लेंगे तब तक आपकी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होगी। तो इस वजह से आप जो है हिस्ट्री प्रॉपर वे में लें ताकि आप जो है प्रॉपर वे में उसकी डायग्नोसिस बना सकें, और तभी जब डायग्नोसिस आपकी सही होगी तभी उसको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। वरना क्या है, देने को तो कुछ लोग कुछ भी देते हैं और पेशेंट खुद भी आजकल बहुत सारी दवाएं खाते हैं, उनको आराम नहीं होता है तभी डॉक्टर के पास आते हैं। डायरेक्टली बहुत कम पेशेंट डॉक्टर्स के पास आजकल विजिट करते हैं, आपको पता ही है ये, जब उनको आराम नहीं होता है तब आते हैं। तो आप भी अगर यही करोगे कि हाँ कुछ भी उठा करके देते रहोगे तो उसको आराम कैसे होगा? फिर उसको उस पेशेंट को जो है क्या होता है जनरली कि बस ये दवाएं काम करती नहीं है, ये जहन में आ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, सही से डायग्नोसिस आपने नहीं बनाई, सही से ट्रीटमेंट आपने नहीं दिया और उसका भरोसा उठा पैथी पर से। तो इस वजह से प्रॉपर वे में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही से इलाज करें और सही से चीज़ों को समझें और टाइम दें इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि बस ये सेकेंडरी और टर्शरी चीज़ है, बाकी दूसरे कामों में आप बिज़ी हैं और प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे आप, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल जो है डिसऑर्डर्स उसके अंदर आएंगे। इसके अलावा जो है उसका जो छाती है, जो सीने हैं, इसका कभी कभी साइज़ बढ़ने लगता है ना, तो ये परेशानी होती है। इसके अलावा जो है उसके जो हेयर्स हैं, है ना, बॉडी हेयर्स और इसी तरीके से फेशियल हेयर्स स्पेशली बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं, दाढ़ी मूंछें बहुत ज़्यादा कम होने लगती हैं, इस तरह की परेशानी आएंगी। ऐसे पेशेंट में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि उसको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो है ना, बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसको। इसी तरीके से कुछ पेशेंट में इस तरह की कंप्लेंट देखने को मिलती हैं कि जो उनका टेस्टिकल्स एरिया है वहाँ पे लंप आ जाते हैं कुछ, है ना, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी वहाँ पे दर्द होने लगता है ना, और कभी कभी जो है वहाँ पे जाहिर सी बात है वो क्या होता है वेरिकोसील, है ना, कि उसमें जो है जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं और ये चीज़ें ऊपर से भी दिखाई देती हैं। अब पेशेंट को खुद ही कभी कभी पेशेंट को पता नहीं होता है तो वो डायरेक्टली आते हैं और ये बताते हैं कि हमारे जो वेन्स हैं उन वेन्स में जो है वो क्या हो रहा है कि वो फूली हुई ऊपर से हमें दिख रही हैं। जब हम देखते हैं तो देखते हैं अरे भाई ये तो वेरिकोसील है। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती हैं प्रॉपर वे में, उसको एडवाइजेस बताई जाती हैं, तब जा कर के वो चीज़ें कंफर्म हो पाती हैं कि हाँ इसको वेरिकोसील है। लेकिन ये चीज़ें ऊपर से दिखाई देती हैं और कंफर्म भी हो जाता है। तो ये कुछ हमने आप लोगों को बताए हैं सिम्टम्स के, इस तरह के अलामात होते हैं बॉडी में अगर किसी शख्स के अंदर इनफर्टिलिटी है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आप इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, आप जानते नहीं हैं और आपको कुछ पता नहीं है, शादी होने वाली है और इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो एक मरतबा ज़रूर जांच ज़रूर करवा लें, सीमेन एनालिसिस ज़रूर करवा लें आप, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि कहीं आपके अंदर इनफर्टिलिटी है तो नहीं, कहीं आप जो है शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप बाप नहीं बन सकते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंसीव होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो आपकी वाइफ को। तो फिर ये चीज़ें पहले से ही कंफर्म कर लेनी चाहिए आपको। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में है तो उनको कभी भी इग्नोर ना करें और सही से अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएँ। वो आपके लाइफ स्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, आपके डाइट प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे,
करेंगे, है ना, टाइमिंग वगैरह चेंज करेंगे आपके सोने की, जगने की, और थोड़ा सा एक्सरसाइजेस कुछ बता दी जाएंगी। बस इंशाल्लाह धीरे धीरे करके ये सारी परेशानियां आपके रिजॉल्व होने लगेंगी और प्रॉपर वे में आप भी एक जो है फैमिली लाइफ और सेक्सुअल लाइफ और जो है मैरिड लाइफ का मज़ा ले पाएंगे। सब कुछ सही हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। बाकी तो इस तरह के अगर इश्यूज़ हैं तो प्रॉपर वे में आप कंसल्ट ज़रूर करें, इंशाल्लाह सही से ट्रीटमेंट हो जाएगा। बाकी ये जो ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, मैच्योरेशन अरेस्ट, इवन मैच्योरेशन अरेस्ट के कुछ पेशेंट जो हैं, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीटमेंट होता है। और हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी के बहुत पेशेंट हैं जिनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में समझ लीजिए इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और हमारे यहाँ मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक तरह से जो जादू की कैफियत होती है हमारी दवाओं में, वो चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी कि जिनके बारे में सिंपली ये कहा जाता है कि इस डिज़ीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल कराते हैं तो अल्टरनेटिव उसके दूसरे डिजीज़ में भी बहुत सारे एक्शन देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है, ये इन हर्बल दवाओं में अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत रखी है, बड़ी खूबियाँ हैं इनकी। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है और मजबूरी भी है देखा जाए तो, क्योंकि मॉडर्न साइंस में इन सब चीज़ों का कोई इतना अच्छा कुछ ख़ास अभी तक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन अवेलेबल हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आपको एजोस्पर्मिया है तो एलोपैथ में तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, आप IVF कराइए ना। एलोपैथ में जाएंगे तो बस डायरेक्टली IVF के लिए आपको रिकमेंड किया जाएगा, और वो जाहिर सी बात है एक लेंदी प्रोसेस है, एक कॉस्टली प्रोसेस है, और फिर उसके कोई चांसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, गारंटीड प्रोसेस नहीं है। जाहिर से मेडिकल साइंस में तो कोई ऐसे भी गारंटी नहीं होती है, बट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। और IVF बहुत ज़्यादा फेल भी होता है, लोगों में देखा गया है ना। तो वो एक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट होता है एजोस्पर्मिया का, ओलिगोस्पर्मिया का, ये एक कहीं ना कहीं परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। भाई अब जाहिर सी बात है अगर सीमेन एनालिसिस आपका नॉर्मल हो जा रहा है तो इट मीन कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी होगी, है ना। कोई कॉज अगर नहीं है तो आज नहीं तो कल होगी। आपके पास कोई ऐसा तो नहीं कि एक चांस, एक मौका मिला आपको, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने पूरा एक लेंदी प्रोसेस बनाया, पूरा उसको जो है फॉलो किया और स्पर्म लिया, उसको जो है ओवल्यूशन कराया। ये एक पूरा एक लेंदी प्रोसेस, एक चांस है ना, वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अब फेल हो गया, बस सॉरी, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब नॉर्मल हो जाती हैं, सीमेन एनालिसिस आपका नॉर्मल हो जाता है, तो ये कोई चांस नहीं है, फिर तो एक आपकी नॉर्मल कैफियत है। एक मतलब ट्राई किया आपने, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपके पास तो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बार बार आप ट्राई करेंगे, कई सारी साइकिल्स आपकी आएंगी, तो कभी ना कभी तो कंसीव होगा। जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी बिल्कुल, तो फिर कंसीव क्यों नहीं होगा, है ना। वो एक अलग बात है कि अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। और हमारे यहाँ भी उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं कि मेल भी नॉर्मल, फीमेल भी नॉर्मल, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह जिसको चाहे दे, अल्लाह जिसको चाहे नवाजे, अल्लाह जिसको चाहे ना दे, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस कि आपके अंदर ये इश्यूज़ कॉमन होते हैं, पता चल जाते हैं कि हाँ ये डायग्नोसिस है और इस वजह से इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। अगर वो कॉज हमने हटा दिए, रिमूव कर दिए और आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ गए, सारी जांचें आपकी नॉर्मल हो गई, तो फिर अब कोई कॉज नहीं है। अब आपकी वाइफ को कंसीव होना चाहिए। अगर नहीं हो रही हैं तो वो दूसरी कोई वजह तो नहीं, हमें मेडिकली तो नहीं मिल रही है, बट वो जो है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हम लोग कहते हैं उसको, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। बस आप लोग ट्राई करिए, इंशाल्लाह धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो कंसीव हो ही जाएगा, ये माना जाता है। बाकी अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो एक मतलब कंसल्ट ज़रूर करिए, इंशाल्लाह जो आपके लिए बेहतर होगा वो ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया जाएगा और प्रॉपर वे में आपको इंशाल्लाह इन दवाओं से बेनिफिट भी होगा, फ़ायदा भी होगा, और ये सारी डिजीज़ेज़ आपकी इंशाल्लाह क्योर भी हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और ये बातें आपकी समझ में आई होंगी, और आप लोगों को ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।